वेलकम बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2 का टॉपिक नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, वो भी स्मार्ट, इंटरेक्टिव और 100% फीलिंग के साथ। क्योंकि जब आप फील करके पढ़ते हो तो वो चीज़ आपके दिल और आपके दिमाग में परमानेंटली फिक्स हो जाता है। क्योंकि जब आप फील करते हो तो उस चीज़ का एहसास आपको काफ़ी लंबे समय तक रहता है। इसलिए बच्चों, पढ़ना चाहिए तो फील करके। रट के पढ़ोगे तो आज नहीं तो कल आप भूल जाओगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट फील। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, मतलब कि आप इसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कह सकते हैं। तो हम लोग निकालने जा रहे हैं सबसे पहले कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो उसके लिए पहले आप फील कीजिए कि आप स्पेस में कहीं पे हैं और वहां पर आपके पास एक क्यू चार्ज है और आप देख रहे हो कि एक क्यू चार्ज वहां पर अकेला चुपचाप बैठा हुआ है। तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसके आसपास होगा। अगर चार्ज है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी आसपास होगा। अब आप चाहते हो कि उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक टेस्ट चार्ज को ले जाकर टेस्ट करो कि क्या होता है। तो हमने मान लिया कि इस प्लस क्यू का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा ये बोर्ड, और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने दो पॉइंट एज्यूम किया है ए और बी, और अब आप टेस्ट चार्ज को ए से बी तक लेकर आ रहे हो। क्यू नॉट का मतलब होता है टेस्ट चार्ज। फिर से जरा समझने की कोशिश कीजिए। एक स्पेस में क्यू चार्ज था जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड था। आप उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक टेस्ट चार्ज को ले जाकर चेक करना चाहते हो कि हो क्या रहा है। तो जब हम ए से बी तक लेकर आते हैं तो हमें कुछ वर्क करना पड़ता है। क्यों वर्क करना पड़ता है? क्योंकि ये अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा देखिए राइट साइड में है, राइट साइड में, और आप कहां लेके आ रहे हो? इसको लेफ्ट साइड में, ए से बी। इसका मतलब आपको वर्क करना पड़ेगा। वो वर्क डन हो जाएगा आपका इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। हमने कहा वीबी माइनस वीए इंटू क्यू नॉट, मीन्स वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, जहां हमने क्यू नॉट दिया है इसको। सो व्हाट अबाउट पीडी? पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। आप कह सकते हो यहां पर कि पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट। तो इसको जरा समझिए कि एक टेस्ट चार्ज को किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में ए से बी तक ले जाने में जो वर्क करना पड़ता है वो वर्क कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। मैं इसको लिख देता हूं, देखिए, वर्क डन बाय क्यू नॉट यानी टेस्ट चार्ज, आप इसे टेस्ट चार्ज भी कह सकते हो। तो वर्क डन बाय क्यू नॉट टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए टू बी, या फिर वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। मैं लिखता हूं यहां पर वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ताकि आपको अच्छे समझ में आए। फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। फिर देखिए, वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट is called potential difference between that two terminals या फिर पॉइंट्स। देखिए, वर्क डन बाय क्यू नॉट एंड टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दैट पॉइंट्स। मतलब अगर आप टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जाते हो, वो किसी दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो आपको जो वर्क करना पड़ेगा वही वर्क कहा जाएगा उन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। हम बात करेंगे इसके यूनिट की। व्हाट अबाउट यूनिट? देखिए, वर्क यूनिट क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस, मतलब न्यूटन इंटू मीटर। तो ये हो जाएगा यूनिट इज न्यूटन मीटर अपॉन क्यू नॉट, मतलब चार्ज, और चार्ज का होता है कूलम। तो यूनिट इज न्यूटन मीटर पर कूलम। एक और हो सकता है यूनिट इसका, वर्क का यूनिट हो जाएगा जूल, और
क्यू का हो जाएगा कूलम, तो इसका यूनिट हो गया न्यूटन मीटर पर कूलम और जूल पर कूलम। तो एक टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क करना पड़ रहा है वही वर्क कहा जाएगा उन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। इसका फॉर्मूला होता है V=W/Q0। इसका यूनिट होती है न्यूटन मीटर पर कूलम या फिर जूल पर कूलम। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आप लोगों को? बिल्कुल फील करते रहना, कोई भी चीज कभी भी किसी भी पॉइंट पे ना समझ में आए तो आप इस क्लास के बाद, देखने के बाद कमेंट में लिख के जरूर देना कि हाँ मुझे सर ये समझ में नहीं आया या ये ढंग से फील नहीं हुआ। मैं आपको इसे फिर और बेहतर तरीके से नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको वो अच्छे से फील हो जाए। फील करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप रट के पढ़ोगे तो मैंने बताया आपको आज नहीं तो कल आप उसे भूल ही जाओगे। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमारे पास निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। हमारे पास एक पॉइंट चार्ज, हमने कहा यहां पर प्लस क्यू, और इसकी वजह से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट लिया मैंने पी, और इस पॉइंट पर आपको निकालना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिर से फील करिए कि एक चार्ज है यहां पर क्यू, इससे कुछ डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी, और वहां पे आपको निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिर से एक चार्ज यहां पर क्यू, इससे आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी, और यहां पर निकालना है आपको पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या होता है पहले वो समझिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन समझ लेते हैं पहले हम लोग। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखिए क्या होता है, जैसे मैंने बताया था उसमें कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में वर्क होता है, उसे कहते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस। यहां पर एक पॉइंट हो जाएगा इनफाइनाइट, मतलब आपको अब वर्क करना पड़ेगा। वर्क इज डन बाय टेस्ट चार्ज फ्रॉम टेकिंग या फ्रॉम ब्रिंगिंग infinite to the point, that point is called electric potential at that point। तो समझिए अब आपको दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस नहीं निकालना है, अब आपको एक पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है। उसके लिए आपको एक टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर आना होगा जिस पॉइंट पर आप निकालना चाहते हो। अगर पी पे निकालना चाहते हो तो चार्ज को इनफाइनाइट से पी पर लेकर आओ। अगर ए पे निकालना चाहते हो तो ए पर लेकर आओ। अगर बी पर निकालना चाहते हो तो बी पर लेके आओ। जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है आपको टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लेकर आना है, और जब आप वहां तक लेकर आएंगे तो आपको वर्क करना पड़ेगा, और वही वर्क कहा जाएगा उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इट्स क्लियर। चलिए अब हम लोग इस डेफिनेशन के अनुसार यहां पर निकालेंगे इसका फॉर्मूला कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है। चलिए तो विदाउट एनी लेट हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना डेरिवेशन। चलिए यहां देखिए, यहां पर हमारे पास एक जर्नी है जो इनफाइनाइट से लेकर पी तक की करनी है, मतलब एक डिस्टेंस तय करना है बहुत लंबा सा, इनफाइनाइट से लेकर पी तक का। इनफाइनाइट से लेकर पी तक का इतना लंबा सफर तय करना है और हम जानते नहीं है कि यह सफर कितना लंबा होने वाला है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता ही नहीं है कि इनफाइनाइट कितनी दूर है। तो मैंने क्या कर लिया, एक छोटा सा पर्टिकुलर रीजन ले लिया ए बी, और मैंने कहा ए से बी तक का वर्क हम निकाल लेते हैं, फिर उसको जनरलाइज कर देंगे इनफाइनाइट से लेकर पी तक का। बहुत अच्छी बात है। तो हमने सबसे पहले एक पॉइंट लिया ए, सबसे पहले मैंने ये पॉइंट लिया था ए, जो इससे एक्स डिस्टेंस पे था। देखिए इसे डिस्टेंस कितनी इसकी है, एक्स डिस्टेंस, यहां से एक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट हमने ले लिया ए। अब उसके बाद मैं कुछ दूर चला, यानी dx डिस्टेंस ए से बी तक, तो हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, वर्क निकाल लेते हैं पहले। सो वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए टू बी।
ए से बी तक हम गए, हमें कुछ वर्क करना पड़ा। अब वो वर्क कितना होगा, हमने बोला dw। तो व्हाट अबाउट dw, dw हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कितना डिस्प्लेसमेंट है, dx। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है, यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि देखिए फोर्स तो राइट साइड में है, ये देखिए फोर्स राइट साइड में, लेकिन डिस्प्लेसमेंट किधर है, लेफ्ट साइड में। दोनों के बीच एंगल कितना, 180। और हम जानते हैं W क्या होता है, F इंटू डी कॉस थीटा। मतलब यहां पर अगर कॉस थीटा को आप रखने कॉस 180, तो ये हो जाएगा F इंटू डी कॉस 180, दैट इज माइनस FD। तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में एक दूसरे के एंटी हो, मतलब एक इधर एंटी इस तरह से, तो उनके बीच एंगल कितना बनेगा, 180, और उस केस में वर्क होगा नेगेटिव। हमने लिखा वर्क माइनस एफ इंटू डी एक्स। डिस क्यों लिखा मैंने, क्योंकि छोटा सा रीजन में हम ट्रोल कर रहे थे। डी डब्ल्यू क्यों, छोटा सा वर्क। हम निकालेंगे पूरा डब्ल्यू नेट वर्क, कहां से कहां तक, इनफाइनाइट से लेकर पी तक। सो वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पी। अब क्या करेंगे, उसके लिए हम W को करेंगे इंटीग्रेट, कहां से कहां तक, ये x को पहले मान लेंगे कि इनफाइनाइट पे है, तो इनफाइनाइट हो गया। फिर मान लेंगे x घटते 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 यहां पर आ गया, ये कितना डिस्टेंस है, r। पहले x यहां पे था इनफाइनाइट पर, वो घटते घटते कहां पे आ गया, r पर। ऐसे समझिए कि जब a को आप इनफाइनाइट पे ले जाएंगे तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x इनफाइनाइट। अब यही पॉइंट A अगर आ जाएगा P पर, यानी B पॉइंट आ गया P पर, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, R। सो हो गया ये R, बस अब हो गया, बहुत सिंपल है। सो ये हो गया माइनस एफ डी एक्स, और ये लिमिट लग गई इनफिनिटी से लेकर R तक। F की वैल्यू कितनी होती है, सो माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन R स्क्वायर। यहां पर x है, तो हो जाएगा x स्क्वायर। कहां से कहां तक जाएगा लिमिट, इनफाइनाइट से लेकर R तक, ये हो गया dx। कुछ चीजें बाहर आ जाएंगी, तो W हो जाएगा माइनस क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और हम करेंगे इसको 1/x स्क्वायर, का मतलब होता है x की पावर -2 dx। इसे करेंगे इंटीग्रेट, तो कितना आने वाला है, इंटीग्रेट करके देखते हैं हम लोग। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, और यहां पर x की पावर -2 का आ जाएगा x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। ठीक है, लिमिट लेकर जाएंगे कहां से कहां तक, इनफाइनाइट से लेकर R तक। तो ये हो गया इनफाइनाइट से लेकर R तक, क्योंकि देखिए इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n होता है dx = x की पावर n+1 अपॉन n+1। इसका इस्तेमाल करेंगे और यहां पर हमें ये आ गया रिजल्ट। अब थोड़ा सा और आगे जाएंगे और इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए यहां से W हो गया हमारे पास, W = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, और यहां देखिए ये आ जाएगा -1/x, और हमने लिया यहां से इनफाइनाइट से लेकर R तक। माइनस पहले बाहर था, माइनस बाहर कर लिया मैंने यहां से, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो हमें मिल गया अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, और ये हो गया 1/x इनफाइनाइट से लेकर R तक। और जब इसे हम पुट करेंगे तो W कितना आ जाएगा, W आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई R। ये हो गया वर्क डन। अभी पोटेंशियल नहीं निकला है, अभी निकला है वर्क डन। अब हम निकालेंगे पोटेंशियल। पोटेंशियल से पहले फिर से एक बार इसको समझ लीजिए, स्टोरी क्या थी। स्टोरी ये थी कि हम जा रहे थे स्पेस में कहीं घूमने, मैंने देखा कि एक चार्ज रखा हुआ है Q। मैंने सोचा कि उस चार्ज से अगर हम R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे। तो बाय द फॉर्मूला, बाय द डेफिनेशन, हमें उस पॉइंट तक एक टेस्ट चार्ज को लेकर आना होगा इनफाइनाइट तक। तो हम इनफाइनाइट कहां छोड़ेंगे, तो मैंने क्या किया, इस जर्नी को, इनफाइनाइट से लेकर P तक की जर्नी को मैंने एक छोटे से इंटरवल में डिवाइड कर दिया AB में, और इसका हमने नाम ले लिया dx। डिस्टेंस जो है वो dx है। अब आसान हो गया। अब हमने क्या किया कि यहां से वो डिस्टेंस मान लिया x हो गया, और अब A से B तक जाने में हमें थोड़ा सा
DW वर्क करना पड़ा, छोटा सा वर्क, क्योंकि छोटा सा रीजन है यहां पर। तो DW हो जाएगा माइनस एफ इंटू डी एक्स। माइनस क्यों लगा? क्योंकि फोर्स राइट साइड में, डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट साइड में, तो यहां से W हो गया, DW हो गया माइनस एफ इंटू डी एक्स। इसके बाद हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। सबसे पहले x को मान लेंगे इनफाइनाइट, तो हो गया इनफाइनाइट, और उसके बाद x को कम करते करते आ जाएंगे कहां पर? r पर, तो ये हो जाएगा r। बस सिंपली इसको इंटीग्रेट करना है। यहां पर f की जगह पे आपको इस्तेमाल करना है कूलम्स लॉ के द्वारा दिया गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला, और इसके बाद सिंपली मैथमेटिक्स से इंटीग्रेट करते ही आपको ये मिल जाएगा वर्क डन। ठीक, अभी हमारा टास्क पूरा नहीं हुआ है, अभी हमें निकालना है पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? W इज इक्वल टू V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट। जैसे ही इसमें क्यू नॉट का डिवाइड करेंगे, यहां देखिए यहां पर क्या होने वाला है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन R डिवाइड बाई क्यू नॉट। और देखिए यहां पर खिचिक खिचिक कट जाएगा क्यू नॉट। क्या मिला? V इज इक्वल टू मिल गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई R, और यही है हमारा मेन फॉर्मूला, इसे हम लोग वोल्ट कहेंगे। सो पोटेंशियल कितना आ गया? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई R। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, और हमारा टॉपिक अब क्या है? डाइपोल के द्वारा P पॉइंट पर पोटेंशियल। पहले हमने निकाला 2 पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस, फिर निकाला हम लोगों ने एक पॉइंट चार्ज था, उस पॉइंट चार्ज से कुछ डिस्टेंस पर हमने पोटेंशियल निकाला। वो कितना आया था? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई R। अब हम कुछ देर और आगे चलते हैं, चलते गए गाना गाते गए, और जब कुछ दूर पहुंचे तो हमने क्या देखा कि एक डाइपोल रखा हुआ है। डाइपोल किसे कहते हैं? 2 सेम चार्ज बट अपोजिट नेचर कुछ डिस्टेंस पे रखे होते हैं, इस अरेंजमेंट को कहा जाता है डाइपोल। डाइपोल का लेक्चर मैंने पिछली क्लास में दिया था, अगर आपने वो मिस कर दिया है तो आप जाकर वहां जरूर चेक कीजिए, पूरी क्लास अच्छे से पढ़िए, तब जाकर आपको डाइपोल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और फिर आपको समझ में आएगा डाइपोल क्या होता है। फिलहाल यहां पर छोटा सा रिवीजन कि एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, नेचर अपोजिट, ये कुछ डिस्टेंस यानी 2a पर मान लीजिए कहीं रखे हुए हैं। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड डाइपोल, और इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है। देखिए r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है। डिस्टेंस जब मेजर करेंगे तो डाइपोल के मिड पॉइंट से मेजर करते हैं। जब भी हम डाइपोल से कोई डिस्टेंस मेजर करते हैं तो इस डाइपोल के मिड पॉइंट से मेजर करते हैं, तो वो डिस्टेंस हो गया r। अब हमें निकालना है P पर पोटेंशियल, हमें फाइंड करना है, फाइंड V ऑन P, या लिखता हूं यहां पे V ऑन पॉइंट P। देखिए पोटेंशियल के लिए आपको क्या चाहिए होता है? पोटेंशियल के लिए आपको चाहिए होता है V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। क्यों? क्योंकि देखो पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि पोटेंशियल फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट, और W क्या होता है? वर्क, और वर्क होता है स्केलर क्वांटिटी। इसका मतलब पोटेंशियल भी कैसी क्वांटिटी होगी? स्केलर क्वांटिटी। सो वेक्टर जो स्केलर क्वांटिटी होती है उससे हम लोग ऐड कैसे करते हैं? अलजेब्रिक मेथड से। तो इसकी वजह से मान लीजिए पोटेंशियल V1, इसकी वजह से पोटेंशियल V2, दोनों प्लस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? नेट पोटेंशियल। हम इससे कंफ्यूज नहीं करते हैं, इसलिए लिखते हैं माइनस क्यू, लिखते हैं प्लस क्यू। ठीक है, ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। तो मैंने लिख लिया यहां पर एफ वी माइनस क्यू और वी प्लस क्यू, इन दोनों का सम यहां पर हमें टोटल पोटेंशियल देगा। हमने लिखा है वीपी, नेट पोटेंशियल। सो व्हाट अबाउट द वीपी? देखिए वीपी निकालते हैं। वी माइनस क्यू क्या होगा? सो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस डिस्टेंस डिस्टेंस। अब बताओ इसका डिस्टेंस यहां से कितना है? देखो ये डिस्टेंस r, ये डिस्टेंस a, तो कितना हो गया ये? r प्लस a। सो यहां हो गया r प्लस a, प्लस किया हमने 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और हमने लिखा यहां पर q। अब डिस्टेंस कितना है? देखो यहां पर ये डिस्टेंस r, और यहां से a माइनस करिए, ये कितना हो जाएगा? r माइनस a। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड r माइनस a। सो यहां हो गया r माइनस a। अब वेक्टर कोई झमेला नहीं है, सिंपली ऐड करना है। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू को कॉमन ले लिया मैंने, क्या बचा यहां पर? यहां बच गया 1 अपॉन r प्लस
माइनस ए, और ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए। इसे हम लोग करेंगे सिंप्लीफाई, ये हो जाएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया r प्लस ए माइनस आर प्लस ए अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए यहाँ इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, देखो यहाँ से कुछ कट गया, आर आर कैंसिल हो गया। क्या मिला हमें? हमें मिला वी पी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू ऊपर था, नीचे क्या था? नीचे मिला हमें आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ऊपर में क्या मिल गया? 2a। देखिए ए कितना आ जाएगा? 2a। अब देखिए q इंटू 2a जो होता है वो होता है डाइपोल मोमेंट। हमने कहा आपसे कि अगर आपने डाइपोल के बारे में नहीं पढ़ा है तो मेरी पिछली क्लास को जाकर स्टडी करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया मैंने, और उसमें आप समझ पाएंगे, फील कर पाएंगे डाइपोल क्या होता है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, वो सारी चीज़ें आप वहाँ पर देख सकते हैं। खैर फिलहाल वीपी हो गया हमारे पास इतना, q इंटू 2 क्या बन जाएगा? p। सो हमें मिल गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब वही केस लगाएंगे जो हमने लगाया था पिछली बार, कि अगर हम एज्यूम कर लें कि एज्यूम कर लेता हूं मैं कि r जो है ग्रेटर 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 देन a, मतलब ये डिस्टेंस है यहां से यहां तक का, ये इस डाइपोल के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। डाइपोल डिस्टेंस बहुत छोटा होता है, बहुत कम होता है। तो उस केस में आप a को गायब कर दोगे, नेग्लिजिबल मान लोगे। जैसे मान लो आपके पास 1 लाख रुपए है, तो 1 लाख रुपए में 1 पैसा क्या मायने रखता है? कोई पैसा नहीं मायने रखता। तो इस तरह से हम 1 पैसे को गायब कर देंगे, तो v आ जाएगा p पर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन, जब a गायब हो जाएगा तो बन जाएगा आर स्क्वायर। यही है पोटेंशियल का फॉर्मूला। ठीक है, तो जरा एक बार फिर से रिकॉल करिए। 3 चीजें पढ़ी हम लोगों ने। पहले पढ़ा कि क्या होता है पीडी हो गया w अपॉन क्यू नॉट। दूसरा हमने पढ़ा क्या होता है एक पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल, तो ये हो गया v इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई आर। ये हो गया एक पॉइंट चार्ज की वजह से। अब डाइपोल की वजह से कितना हो जाएगा? डाइपोल की वजह से तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर स्क्वायर। डाइपोल देखिए, डाइपोल का जो पोटेंशियल है वो 1 अपॉन आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, और पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल है वो 1 अपॉन आर का प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये फर्क हो गया डाइपोल में और पॉइंट चार्ज में। ठीक है, चलिए फिर से बता दूं मैं आपको, पॉइंट चार्ज के लिए v जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन आर के। ठीक है, और डाइपोल के लिए जो होता है वो होता है प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर के। 1 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। बच्चों कॉन्सेप्ट में फोकस करो, रटने पे नहीं। अगर आप किसी चीज को रटने की कोशिश करोगे तो वो आपके दिमाग से स्किप हो जाएगा। इसीलिए आप चाहते हो कि हम आज पढ़ ले तो कम से कम एग्जाम तक तो याद रहे। बार बार अगर आप पढ़ते रहोगे, भूलते रहोगे, तो टाइम कहाँ है इतना आपके पास। तो उसके लिए आप फील करने का कोशिश कीजिए कि डाइपोल जो था उसकी वजह से जो पोटेंशियल था वो 1 अपॉन आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल था, जबकि पॉइंट चार्ज का जो पोटेंशियल था वो 1 अपॉन आर के पोटेंशियल था, प्रोपोर्शनल था। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आ गए हम लोग इक्वेटोरियल पोजीशन में, सबसे आसान। फिजिक्स में इससे आसान कछो नहीं है। कछो नहीं मतलब कुछ नहीं है। नथिंग टू इजी, कोई भी मतलब इससे कोई भी आसान नहीं है, ये सबसे आसान, इट्स वेरी इजी, इजीएस्ट पार्ट इन द फिजिक्स। ठीक है, नथिंग टू इजी लाइक दिस, मतलब इसके जैसा कोई नहीं। तो देखते हैं कैसे। बहुत सिंपल, आपको P पे निकालना है पोटेंशियल, तो Vp जो हो जाएगा वो हो जाएगा V प्लस क्यू और प्लस V माइनस क्यू। ठीक है, इसका जो पोटेंशियल होगा वो और इसका पोटेंशियल होगा वो, दोनों को प्लस कर देंगे, नेट पोटेंशियल आ जाएगा। तो बहुत सिंपल बात है सर, कितना अच्छा बता रहे हैं आप। Vp कितना हो जाएगा? तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको देखिए यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी है? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट, यही तो है। देखिए ये 90 डिग्री एंगल हो गया, ये आर स्क्वायर, ये ए स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट। अब आप निकालेंगे V प्लस क्यू, तो ये हो जाएगा प्लस क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। चलिए यहां देखते हैं हम लोग, V माइनस क्यू कितना हो जाएगा?
सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या दिख रहा है आपको? दोनों सेम हैं, बस डिफरेंस क्या है, एक इधर प्लस एक इधर माइनस। तो बहुत सिंपल है यार, ये कट गया, बस वीपी कितना आ गया, 0 0 0। इट्स सो इजी। अब बताइए इससे इजी क्या हो सकता है? तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये कुछ चीज हमने पढ़ी थी फर्स्ट चैप्टर में, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था, आप जाके चेक करिए बच्चों, दिल से पढ़िए, मैं आपके साथ हूं। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट में लिखिए, मैं आपका पूरा सपोर्ट करूंगा हर तरह से, जो भी हमसे हो सकेगा। खैर, तो इक्वेटोरियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड आता था, इक्वेटोरियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड आता था, कितना आता था याद है आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई आर क्यूब। लेकिन यहां पर इक्वेटोरियल पर 0 आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो आता है इक्वेटोरियल पर, लेकिन पोटेंशियल नहीं आता, V EQ इज इक्वल टू 0। फिर से समझिए कॉन्सेप्ट, एग्जाम पूछा जा सकता है कि इक्वेटोरियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, डाइपोल के इक्वेटोरियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? आप कहोगे सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई आर क्यू। और कितना होगा पोटेंशियल? 0। जितना पोटेंशियल इसकी वजह से होगा उतना इसकी वजह से होगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। बोलोगे ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए ये दोनों ऐड होते ही प्लस माइनस कट जाएंगे। लेकिन हमारे पास जो फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए उसे हम लोग वेक्टरली ऐड करेंगे, जो नहीं कटेगा। ठीक है, चलिए, अगर आपको वो चीज पढ़नी है इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट, तो आप लास्ट वीडियो को देखिए, लास्ट क्लास को जाके देखिए और दिल से समझिए, आपको फील हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब नाम है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अरे यार, ये तो और भी इजी है, क्योंकि इसका नाम ही सब कुछ है। इक्वी मतलब इक्वल, पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल, सरफेस मतलब सरफेस, ऐसा सरफेस जहां पर हर पॉइंट पर पोटेंशियल इक्वल हो। इक्वल मतलब सेम हो। मतलब अगर मान लीजिए कि ये हमारा जो पैनल है, इंटरेक्टिव पैनल, ये एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, तो मतलब क्या, आप चाहे यहां जाओ, 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 कहीं भी चले जाओ, हर जगह पोटेंशियल सेम। मतलब अगर यहां 10 वोल्ट तो यहां भी 10 वोल्ट, 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 हर जगह 10 10 10 10 10। अगर इस कहीं पे पोटेंशियल मान लीजिए ये अगर यहां 5 है, इसका मतलब हर जगह 5 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस का मतलब वो सरफेस जहां पर हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम हो। अब यहां से आता है इसका कॉन्सेप्ट। एग्जाम में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये टॉपिक अगर आपको एक बार समझ में आ गया, फील हो गया, तो मैं आपको एकदम गारंटेड कहता हूं, आप कभी दोबारा नहीं पढ़ोगे इसको। अगर आपने एक बार यहां फील कर लिया, दोबारा आपको बुक खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस हाँ, लेकिन फील करिए। अगर आप रटोगे तो फिर वही बात स्किप हो जाएगा, तो डोंट बी स्किप। चलिए, तो हम लोग अब यहां इसको फील करते हैं। नाम क्या है? नाम है डॉन। डॉन नहीं नाम है, नाम है इक्विपोटेंशियल सरफेस। नाम क्या है? डॉन। अरे नहीं यार, इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना, नाम है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसको मैं शॉर्ट में कहता हूं ईपीएस। ईपीएस, इटावा पब्लिक स्कूल। नहीं, हाँ कह सकते हैं, बट यहां पर है इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर आप इटावा पब्लिक स्कूल पढ़ रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, आपको सुनकर अच्छा लग रहा होगा कि चलिए मेरे स्कूल का नाम आ रहा है, चलिए अच्छी बात है। ई फॉर इटावा, सॉरी, ई फॉर इक्वी, पी फॉर पोटेंशियल, एस फॉर सरफेस। तो मैं इसका नाम देता हूं शॉर्ट में ईपीएस। ठीक है, चलो, तो अब देखिए पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि नो वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज ओवर अ इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब आपको कहें सर ये क्या हो रहा है, मत पढ़ो, इसको भूल जाओ। अब मेरी बात को ध्यान दो। मैंने कहा कि एक सरफेस है, चलो सर एक सरफेस आपने ले लिया, जैसा आप चाहते थे ले लिया सरफेस, और मैंने कहा ये ईपीएस है, ये ईपीएस है इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो प्रॉपर्टी क्या होगी? देखिए, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता था, पोटेंशियल डिफरेंस का, वी ए बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी ए अपॉन क्यू नॉट। या फिर सिंपली ऐसा करिए,
V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। अब आप ये कह रहे हो कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, मतलब आप ये कह रहे हो कि VB माइनस VA ये जीरो है, और अगर ये जीरो हो जाएगा, अगर ये बच्चों जीरो हो गया तो WBA कितना हो जाएगा, WBA जीरो हो जाएगा। मतलब अगर पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है तो वर्क कैसे करेंगे? आप यूं समझिए, एक टंकी छत पे ये लगा हुआ है, एक टंकी छत पे ये लगा हुआ है, और दोनों पानी का लेवल सेम है। अब यार अगर पानी का लेवल सेम है तो जैसे ही आप यहाँ पाइप जो जोड़ोगे, क्या पानी जाएगा? कहीं नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? दोनों का सर पोटेंशियल सेम है, तो पानी ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। क्यों? दोनों का पोटेंशियल सेम है। तो जब दो टर्मिनल का पोटेंशियल सेम होता है तो उनके बीच कोई वर्क नहीं होता। अगर आप टेस्ट चार्ज को कहोगे चलो तो चल देगा, कहेगा गीत गाता चलो साथी गीत गाता चल, मतलब विदाउट एनी वर्क वो आराम से चल देगा, आपको कोई वर्क करने की जरूरत नहीं है। क्यों? पोटेंशियल ही सेम है, हर जगह पोटेंशियल सेम है, कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। चलिए, तो जब ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो मतलब आपका यहां का पोटेंशियल चाहे यहां का पोटेंशियल चाहे यहां का पोटेंशियल सब कुछ सेम है, और जब सब कुछ सेम है तो आप यहां से यहां तक जाओगे या यहां से यहां तक जाओगे या फिर यहां से यहां तक जाओगे, आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। तो नो वर्क इज डन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन ईपीएस। इक्विपोटेंशियल सरफेस में एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक जाने में आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ता, बिकॉज VAB जीरो, और जब V जीरो तो WB जीरो हो जाएगा, तो कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। कितना सिंपल है ना, इसे आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए अब बात करते हैं अपने दूसरे और सबसे अच्छे प्रॉपर्टी पर। अच्छा मतलब अच्छा, दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या कहता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, मतलब EPS। अब इसका मतलब क्या हुआ जरा समझिए। देखिए, हमने एक EPS ले लिया है, हमने एक EPS ले लिया है, और ये देखिए हमारा EPS बनने जा रहा है। बहुत सुंदर सा खूबसूरत सा, बनो बनो बन जा बन जा बन जा बन जा। देखो ये रहा हमारा EPS, कितना खूबसूरत EPS है ये। अब देखिए इस EPS के मैं कह रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर, ऑलवेज परपेंडिकुलर। देखो कुछ इस तरह से, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर, ऑलवेज परपेंडिकुलर। आप कहोगे सर ये परपेंडिकुलर तो हमें दिख नहीं रहा है। दिल से देखो, दिल से, आंख से न देखो। आंखें धोखा दे देती हैं, दिल कभी धोखा नहीं देता। तो देखो अब मैं आपको दिखाता हूं। देखो 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 देखो, टेंजेंट ड्रॉ करिए, एंगल कितना 90। 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 इसका मतलब इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा परपेंडिकुलर होती है। आप पूछोगे क्यों? तो इसलिए कि देखो अगर ये परपेंडिकुलर ना होता तो क्या होता, जरा इसको भी देखो। अगर परपेंडिकुलर ना होता तो क्या होता, इसको भी देखो। अब मान लेता हूं मैं, एक मिनट 1 सेकेंड प्लीज, ये गया गायब हो गया, गायब छू गायब। अब देखिए हमने जूम किया कि ये हमारे पास एक सरफेस है, ठीक है। अब मैं मान लेता हूं कि ये जो पोटेंशियल हमारा है वो परपेंडिकुलर नहीं है। जब परपेंडिकुलर नहीं होगा तो कोई एंगल बनाएगा। देखिए ये है टेंजेंट, और मैं कह रहा हूं कि जो हमारा पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो अब इस तरह से है, कोई एंगल बना रहा है। जब एंगल बनाएगा तो उसका दो कंपोनेंट आ जाएगा। कैसे? देखिए ये हमारा रहा परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है इस सरफेस का, ठीक है। हम एंगल बना रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ एंगल बना रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे। एक बन जाएगा हमारे पास E cos थीटा, और एक क्या बन जाएगा E sin थीटा। ध्यान देना, जब इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं होगा सरफेस के तो कोई एंगल पे होगा, और यहां से दो कंपोनेंट आ जाएंगे, E cos थीटा E sin थीटा। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, जो पैरेलल है सरफेस के, वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड देगा,
और जब इलेक्ट्रिक फील्ड देगा तो चार्ज मूव करना शुरू कर देगा। चार्ज मूव करना शुरू कर देगा तो वर्क करना शुरू कर देगा, और इस केस में पोटेंशियल सेम नहीं होगा। कुछ ऐसा समझिए, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, देखो ध्यान से देखो, तो यहां का पोटेंशियल अलग होगा। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर जाने में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डायरेक्शन में जाएंगे तो यहां पोटेंशियल कम होगा VA, और यहां VB, तो ये ज्यादा होगा। देखिए अगर ये ऐसे जा रहा है, इसका मतलब यहां कोई टेस्ट चार्ज होगा, यहां कोई चार्ज होगा, क्यू चार्ज। तो इस क्यू चार्ज के कौन पास है? ये पास है। फॉर्मूला क्या पढ़ा था हम लोगों ने? V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। डिस्टेंस कम होगा तो पोटेंशियल ज्यादा होगा, मतलब इस चार्ज से ये वाला पॉइंट पास है, इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, इसका पोटेंशियल कम होगा। डिफरेंस तो आ गया, डिफरेंस आ गया मतलब ईपीएस होगा ही नहीं, अब तो गड़बड़ हो जाएगी मामला। मतलब ईपीएस होने के लिए ये कंडीशन मस्ट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को सरफेस के परपेंडिकुलर होना ही पड़ेगा। अगर परपेंडिकुलर नहीं होगा, किसी एंगल पे होगा, तो उसके दो कंपोनेंट होंगे, कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, और वो वाला कंपोनेंट जो कि सरफेस के पैरेलल होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा, जिससे चार्ज मूव करना शुरू कर देगा, और फिर हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम नहीं होगा। ईपीएस का अस्तित्व ही खतरे में आ जाएगा। फिर तो वही बात हो जाएगी कि भैया हम गए हैं खरीदने मिठाई और मिठाई में पड़ा है खटाई। ये कैसी बात होगी बताइए? मिठाई में जब खटाई पड़ा रहेगा तो बताइए कैसे काम चलेगा? अब हमें ऐसा मिठाई नहीं चाहिए ना जिसमें खटाई पड़ा हो, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। आप कह रहे हो ईपीएस है, और फिर कह रहे हो कि नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी चार्ज को मूव करा देगा तो पोटेंशियल अलग अलग हो जाएगा। ये कैसी बात हुई? तो इसलिए अगर ईपीएस बनना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलर होना है। मिठाई बननी है तो चीनी पड़ना है, यार मिर्ची से तो मिठाई नहीं बनेगी। तो अगर ईपीएस बनना है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो फिर मस्ट है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसे परपेंडिकुलर होना है। किसके परपेंडिकुलर? सरफेस के। गुड, चलिए वेरी गुड। अब हम लोग आ गए तीसरे पॉइंट पे, नो ईपीएस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। सिंपल। अब एक ईपीएस मान लो 10 वोल्ट का है, उसके हर पॉइंट पर 10 वोल्ट का पोटेंशियल है, और एक ईपीएस आ गया जो 20 वोल्ट का है, इसकी हर पॉइंट पोटेंशियल 20 वोल्ट है। अब जरा ध्यान दो इस रीजन की, इस रीजन वाले जो बेचारे पॉइंट होंगे वो 10 वोल्ट के होंगे 20 वोल्ट के? कंफ्यूज यार। जब कट कर जाएगा तो ये रीजन वाले जो हमारे पास पॉइंट थे, ये पॉइंट दोनों पे लाई करेंगे, 10 वोल्ट वाले और 20 वोल्ट वाले। कंफ्यूज? तो ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर ईपीएस है तो दो ईपीएस कभी भी आपस में कट नहीं कर सकते। कट करेंगे तो क्रॉस सेक्शन एरिया पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की दो वैल्यू मिलेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहा है? हाँ बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। और हम लोग आ गए हैं अब चौथे पॉइंट पर। चौथे पॉइंट को हम बिल्कुल नहीं बताएंगे, क्योंकि हम इसे दिखाएंगे, फील कराएंगे, इसीलिए हम इसको बिल्कुल भी नहीं बताएंगे। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट, यहां पर आ गए। चौथा पॉइंट आप ऐसे फील करिए। चौथा पॉइंट कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जहां स्ट्रांग होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जहां स्ट्रांग होगी वहां पर ईपीएस पास पास होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड जहां स्ट्रांग होगी ईपीएस पास पास होंगे। याद रख लो, बिल्कुल याद कर लो कि ई अगर स्ट्रांग होगा, ई स्ट्रांग होगा, तो जो स्पेस है ईपीएस का स्पेस वो कम होगा, ईपीएस का स्पेस कम होगा। ऐसे याद करते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा, ईपीएस का स्पेस कम होगा। ऐसा समझिए, बस में भीड़ बहुत ज्यादा है, बस में जब भीड़ बहुत ज्यादा होगी तो दो लोगों के बीच गैप कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो जब स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो दो लोगों के बीच का गैप अपने आप कम हो जाने वाला। एग्जांपल समझता हूं ऐसे, सपोज कीजिए कि आप इस शादी में गए हैं और वहां पर चाउमीन या चाट का लगा हुआ है कॉर्नर, वहां पर मिल रहा है। तो जैसे ढक्कन खुलेगी और टन 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 की आवाज आएगी, जितने लोग दूर दूर थे वो आके चिपक जाएंगे पास पास प्लेट लेके, भैया हमको दे दो, हमको दे दो, है ना। तो इसका मतलब ये है
कि चार्ट का जो कॉर्नर ओपन हुआ और जो डिस्टेंस थे लोगों के बीच का वो आके सट गया, कम हो गया। भैया मुझे देना मुझे देना, कोई नीचे से गया, कोई ऊपर से गया, किसी ने किसी भी गिरा दिया, किसी ने कहीं चुवा दिया, है ना। तो सिंपल सी बात है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा जिस रीजन में, उस रीजन में सिंपल सी बात है ईपीएस बहुत क्लोज होगा। अब देखो यहां पर आ जाओ, यहां बात कर लेते हैं। जहां चार्ज है उस चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा। देखो ये रीजन स्ट्रांग है, ये स्ट्रांग है और यहां वीक है। ध्यान दो, यहां पर जो रीजन स्ट्रांग है वहां पे ईपीएस पास है। देखो एक ईपीएस ये, एक ईपीएस ये, एक ईपीएस ये, एक ईपीएस। ईपीएस क्या होता है? वो रीजन जहां पर पोटेंशियल सेम होगा। तो अगर हम इस ईपीएस की बात कर ले तो यहां पर हो, चाहे यहां पर हो, चाहे यहां पर हो, चाहे यहां पर हो, चाहे यहां पर हो, देखो सबका डिस्टेंस क्या है? सेम। और अगर सबका डिस्टेंस सेम होगा तो पोटेंशियल क्या होगा? सबका सेम। तो इस लाइन पर जितने भी पॉइंट होंगे सबका पोटेंशियल सेम होगा, सो ये कहे जाएंगे ईपीएस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो इसी तरह कई सारे ईपीएस हैं, लेकिन जो रीजन, जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग है वहां देखो ईपीएस पास है। देखो ये गैप है ईपीएस के बीच का, ये गैप है। और जैसे जैसे स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड से हम दूर जाते हैं, मतलब वीक इलेक्ट्रिक फील्ड में आते हैं, ये गैप बढ़ के गैपा हो गया। ठीक है, फिर देखिए ईपीएस बीच गैप था, जब हम स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहे हैं तो गैप घट के गैपू हो गया। ठीक है, यहां पे देखिए, मान लीजिए ये एक चार्ज है और ये दो ईपीएस, इन दो ईपीएस के बीच का डिस्टेंस है, और ये मान लीजिए कि ये पूरा एक सोर्स है। जैसे ही हम ईपीएस को देखिए, जैसे ही हम इसको पास लेके जाएंगे स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, ये गैप गैपू हो जाएंगे। गैपू दूर करेंगे फिर से गैप हो गया, फिर दूर करेंगे तो गैपा हो जाएंगे, मतलब गैप बढ़ जाएगा। जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड को स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड तरफ बढ़ेंगे ये गैप कम होकर गैपू हो जाएगा। मतलब गैपू मतलब छोटा सा गैप हो जाएगा, कम गैप हो जाएगा। और जब हम दूर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? वो गैप बढ़ जाएगा, मतलब इससे दूर आ गए। चार्ट वाले के पास जाएंगे लोग आगे सट जाएंगे, भैया हमको देना हमको देना हमको देना हमको देना। लेकिन एक बार चार्ट ले लिया, दूर गए तो फिर कोई दिक्कत नहीं, कोई उस चेयर बैठा है, कुछ चेयर बैठा है, आराम बैठे खा रहे हैं, कोई समस्या नहीं है। तो ईपीएस जो होता है, ईपीएस का जो गैप्स होते हैं, नहीं दो ईपीएस के बीच गैप्स होता है, वो ज़्यादा होता है वीक इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में, और वो गैप्स कम होता है स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में। यही था चौथा एग्जाम्पल। अब देखिए एग्जाम में आता है कुछ चार्ज का ईपीएस ड्रॉ करिए, कुछ चार्ज का ईपीएस ड्रॉ करिए। यहां पर चार मेन पॉइंट हैं। पहला प्लस चार्ज का ईपीएस, माइनस चार्ज का ईपीएस, डाइपोल का ईपीएस और सेम चार्ज का ईपीएस। चार ईपीएस। पहला प्लस चार्ज का ईपीएस, दूसरा माइनस चार्ज का ईपीएस, तीसरा डाइपोल का ईपीएस और चौथा दो सेम चार्ज का ईपीएस। ठीक है, ये हम लोग पढ़ रहे हैं। तो बहुत आसान है, बहुत सिंपल, वेरी सिंपल वेरी सिंपल वेरी सिंपल। देखिए अब करना क्या है कि जब प्लस चार्ज ईपीएस बनाना होगा तो ईपीएस बनाते समय सिर्फ दो बात ध्यान रखेंगे। पहला स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। पहला पॉइंट स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। पहला पॉइंट स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। और दूसरा पॉइंट कि ईपीएस से जो फील्ड लाइन निकलेगी वो परपेंडिकुलर होगी। ईपीएस से फील्ड लाइन परपेंडिकुलर होगी, दो बात ध्यान रखना है। यहां देखिए, यहां पर जो ईपीएस बनाया हमने, देखिए जो रीजन पास था, यानी जो चार्ज के पास वाला रीजन था, वहां पे ईपीएस बहुत पास है, क्लोज है। और जब हम दूर चले गए तो ईपीएस दूर दूर हो गई। ये देखिए डिस्टेंस बढ़ गया, यहाँ डिस्टेंस बहुत कम था, देखिए डिस्टेंस है ये, और यहाँ डिस्टेंस देखिए बढ़ गया। ये पहला पॉइंट। दूसरा, जो फील्ड लाइन है वो जस्ट परपेंडिकुलर होंगी ईपीएस के। देखो ये 90 डिग्री एंगल, ये देखो 90 डिग्री एंगल, ये 90 डिग्री एंगल, ये 90 डिग्री एंगल। ठीक, पहला पॉइंट क्या था कि ईपीएस स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड में पास पास और दूर इलेक्ट्रिक फील्ड में, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड में दूर दूर, वीक में दूर, स्ट्रांग में पास। चार्ट वाले के पास बहुत पास पास, और चार्ट वाले से दूर दूर हो जाएंगे। चलिए ठीक है, अब यहां देखिए डाइपोल के लिए क्या होता है। डाइपोल के लिए, अच्छा एक बात और याद रखिए, हम बताते हैं आपको। ऐसे समझिए, अट्रैक्शन वाला एरिया स्ट्रांग होगा, ऐसे याद रखिए, अट्रैक्शन वाला एरिया स्ट्रांग होगा, अट्रैक्शन वाला एरिया स्ट्रांग होगा, और रिपल्शन वाला एरिया वीक होगा। ठीक है, फिर समझिए, अट्रैक्शन वाला एरिया स्ट्रांग होगा
और रिपल्सन वाला एरिया वीक होगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर प्लस माइनस के बीच क्या है, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन का मतलब हो गया ये रीजन स्ट्रांग आएगा, इधर हो जाएगा वीक। इन दोनों बीच क्या है यहां पर, रिपल्सन, ये हो जाएगा वीक। अट्रैक्शन वाला एरिया स्ट्रांग, रिपल्सन वाला एरिया वीक। तो देखिए अट्रैक्शन वाला एरिया स्ट्रांग है, इसका मतलब यहां पर ईपीएस पास पास होंगे, देखिए ईपीएस पास पास है ये, और यहां ईपीएस दूर दूर, देखिए दूर दूर है, ये पास पास है, ये देखिए यहां पास पास है और यहां दूर दूर है। तो स्ट्रांग वाले रीजन में ईपीएस पास पास और वीक वाले रीजन में ईपीएस दूर दूर। ठीक, यहां देखिए यहां वीक है क्योंकि ये रिपल्सन वाला एरिया है, तो यहां पर ईपीएस दूर दूर, देखिए ये डिस्टेंस दूर दूर है, ये दूर है, और ये पास 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 पास, ये दूर दूर। तो बस यही बनाना है आपको, और एक बनाना है आपको पैरेलल। अगर कोई पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल, उस केस में ईपीएस कैसा होगा, तो ईपीएस होगा इस तरह से परपेंडिकुलर। मतलब कुछ इस तरह समझिए कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ पे, तो ये होगा हमारा ईपीएस, एक ईपीएस, दो ईपीएस, तीन ईपीएस, ऐसे ईपीएस हो जाएंगे। अब देखिए इस पॉइंट पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरह कई सारे, ठीक है, कई सारे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है ऐसे करके। तो इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर हर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। और अगर पोटेंशियल सेम रहा, इसका मतलब ये कैसा बन गया, ईपीएस। फिर समझो यहां पे देखो, अगर ये सरफेस परपेंडिकुलर है, इसका मतलब इसके हर पॉइंट पर, हर पॉइंट पर, हर पॉइंट पर, हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा। ये दिखने में ऐसा लग रहा है, 3D में कैसा होगा, ऐसा देखो, ऐसे होगा, इस तरह से। अब देखो इस तरह से होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा क्योंकि इस तरह से रखा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ईपीएस का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग पहुंच गए हैं अपने लास्ट टॉपिक पर। दिस इज लास्ट टॉपिक, और ये टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है अगर डाइपोल होगा तो डाइपोल का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और डाइपोल किसी दूसरे, मतलब किसी दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड में पहुंच गया। अब आप किसी दूसरे के एरिया में जाओगे तो आपके ऊपर कुछ तो महसूस होगा। आप जो डाइपोल है, मान लीजिए आप एक डाइपोल हैं और आप किसी दूसरे के एरिया में जाते हो, दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड के एरिया में, तो फिर आपको कुछ ना कुछ महसूस होगा, और वो क्या महसूस होगा वो हम लोग पढ़ेंगे अभी। ठीक है, देखिए ये डाइपोल, और डाइपोल को हमने रखा है इस तरह से कुछ एंगल पर। डाइपोल हमारा रखा है कुछ एंगल पर, और वो एंगल मान लेते हैं थीटा है, ये एंगल को एज्यूम करता हूं थीटा है। तो डाइपोल हमारा थीटा एंगल पे रखा हुआ है। एंगल किससे बना हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड से। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये देखिए एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल बनाकर एक डाइपोल रखा हुआ है। डाइपोल के बीच का डिस्टेंस डी है, प्लस क्यू माइनस क्यू। तो देखिए अब ऐसे फील करिए कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहां कहीं प्लस होगा और यहां कहीं माइनस होगा। देखिए यहां कहीं प्लस और यहां कहीं माइनस, क्योंकि प्लस से ही माइनस जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन प्लस से माइनस होता है, तो यहां प्लस और यहां पर माइनस। ठीक है, चलिए अब देखिए ये जो प्लस वाला टर्मिनल है वो कहां जाएगा, माइनस की तरफ, और माइनस वाला कहां जाएगा, प्लस की तरफ। तो ये प्लस वाला माइनस की तरफ, माइनस वाला प्लस की तरफ, मतलब ये घूम जाएगा। समझ में आया? तो ये टॉर्क का कॉन्सेप्ट है वो यहां से निकला कि एक ही लाइन पर अगर एक फोर्स ऊपर की तरफ, एक फोर्स नीचे की तरफ लग रहे हो, लेकिन दोनों का अमाउंट सेम लग रहा हो, सेम अमाउंट का, तो इसको बोलते हैं कपल। इट इज कॉल्ड कपल, कपल, और इसे कहते हैं टॉर्क। तो देखिए इस तरह से, ये हमारा पेन है, ये हाथ देखिए, इसको हम ऊपर की तरफ शिफ्ट करेंगे, आप भी कर सकते हो, और इस वाले हाथ को नीचे की तरफ। तो ये देखिए ऐसे रोटेट करेगा, इसको ऊपर और इसको नीचे, तो ये ऐसे रोटेट कर जाएगा। ठीक है, मतलब एक फोर्स इसको इधर की तरफ और एक फोर्स इधर की तरफ, ये इसको घुमा देगा। ठीक है, देखिए इधर प्लस क्यू ई, इधर माइनस क्यू ई, मतलब ट्रांसलेटरी लीनियर डायरेक्शन में तो कोई भी फोर्स नहीं है। देखो इधर प्लस इधर माइनस कैंसिल आउट हो गया, इसमें कोई फोर्स नहीं है। मतलब डाइपोल इधर नहीं जाएगा, ना इधर जाएगा, ना ऊपर जाएगा, ना नीचे जाएगा, डाइपोल कहीं नहीं जाएगा। क्यों? नेट फोर्स जीरो, प्लस क्यू राइट साइड में, माइनस क्यू लेफ्ट साइड में, नेट फोर्स जीरो। अब नेट फोर्स जीरो का मतलब ये डाइपोल कहीं भी ट्रांसलेटरी मोशन नहीं करेगा। ट्रांसलेटरी मतलब लीनियर मोशन नहीं करेगा।
तो कौन सा मोशन करेगा? रोटेटरी मोशन करेगा। ये रोटेट हो जाएगा, मतलब इस पे टॉर्क लगेगा और ये क्या हो जाएगा? रोटेट। समझ में आया? भाई लोगों के गैंग में अगर कोई दूसरा कोई जाएगा तो उस पे क्या लगेगा? टॉर्क। नेट फोर्स 0 होगा तो ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा, लेकिन रोटेटरी मोशन होगा। ये एक डाइपोल पूरी तरह से घूमने की कोशिश करेगा, इसके ऊपर टॉर्क लगेगा। ये कॉन्सेप्ट मैंने पिछली क्लास में बताया था, फर्स्ट चैप्टर में। अगर आप फिर से मिस कर दिए हो तो बिल्कुल उस क्लास को अटेंड करिए, पूरा लेक्चर शुरू से अंत तक देखिए, फील कीजिए, और फिर भी समझ ना आए, वैसे तो मेरी गारंटी समझ में आएगा, लेकिन फिर भी समझ ना आए तो आप बेहिचक मेरी बातों लिखिए कि सर मुझे समझ में नहीं आया, सीधा सर समझे नहीं आया, आप फिर से बताइए, मैं फिर से समझाऊंगा। आपको जो प्रॉब्लम हो रही हो आप लिखिए, मैं बताऊंगा। एक एक बच्चे का एक एक प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूंगा, दिस माई प्रॉमिस। तो देखिए अब ये घूमा, चलिए घूमा, घूम गया, तो जब ये घूम गया, तुमने माना थीटा, ये माना है मैंने थीटा। तो देखिए जब ये घूमा तो टॉर्क कितना लगेगा? टॉर्क होता है हमारे पास पीई साइन थीटा, पढ़ा हम लोगों ने पिछले चैप्टर में। टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब जब ये घूमेगा तो कुछ वर्क करेगा। मैंने मान लिया कि डी थीटा घुमा है, जो हमारा डाइपोल है, डाइपोल रोटेट विथ स्मॉल एंगल, स्मॉल थीटा, डी थीटा। तो वर्क डन कितना होगा? डी डब्ल्यू, और वर्क होता है टॉर्क इंटू डिस्प्लेसमेंट। देखो, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये होता है ट्रांसलेटरी वाला मोशन वाला, लेकिन जब हम रोटेटरी बात करेंगे तो फोर्स बन जाएगा टॉर्क, और डी डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा डी थीटा, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फिर समझो, फोर्स बन गया टॉर्क और डिस्प्लेसमेंट बन गया थीटा, दैट मीन्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि अब ये वर्क ट्रांसलेटरी फोर्स की वजह से नहीं हो रहा है, बल्कि रोटेटरी फोर्स यानी टॉर्क की वजह से हो रहा है। तो डी डब्ल्यू हो जाएगा टाउ इंटू थीटा, इस वाले फॉर्मूले के हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास कितना आया? तो मेरे पास आ गया इस तरह से डी डब्ल्यू इक्वल टाउ इंटू डी थीटा। सो व्हाट अबाउट टाउ? टाउ हमारे पास था पीई साइन थीटा डी थीटा। पी हो गया कांस्टेंट, तो हमने लिखा पीई बाहर कर लेते हैं, और इस कॉल्ड इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा, क्योंकि हमें इसे निकालना है डब्ल्यू। टोटल वर्क कितना करना पड़ा? हमने एंगल मान लिया थीटा 1 से थीटा 2, कोई एक एंगल थीटा 1 और वहां से थीटा 2 घुमा दिया, मतलब एक एंगल थीटा 1 पहले था और उसके बाद हमने थीटा 2 घुमा दिया। एक एंगल थीटा 1, देखो यहां से थीटा 1 बनाया और यहां से घुमाया थीटा 2। देखिए ये हॉरिजॉन्टल है, यहां पर थीटा 1 था, ये एंगल थीटा 1, और फिर यहां से घुमाया थीटा 2। थीटा 1 से थीटा 2 कितना बना वर्क? पीई साइन थीटा डी थीटा, थीटा 1 से थीटा 2। नाउ व्हाट अबाउट डब्ल्यू? पीई ये बन जाएगा इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2। सो व्हाट अबाउट डब्ल्यू? डब्ल्यू हो जाएगा हमारे यहां पर, माइनस कॉमन लीजिए, माइनस पीई, और बन जाएगा यहां पर कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, कॉस थीटा 1। तो लिख सकते हैं हम लोग डब्ल्यू इज इक्वल टू पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, कॉस थीटा 2। तो बस हो गया, डेरिवेशन हो गया हम लोग का, वेरी सिंपल। फिर समझ लीजिए, एक डाइपोल, और डाइपोल को हमने घुमा दिया। मैंने क्या घुमाया? अपने आप घूम गया, क्योंकि भाई लोग के गैंग में गया था डाइपोल, भाई लोग गैंग में गया तो डाइपोल घूम गया, डाइपोल घूम गया तो टॉर्क लग गया, टॉर्क लगा तो डब्ल्यू यानी डी डब्ल्यू वर्क करना पड़ा उसे। वर्क कितना होगा? वर्क हो जाएगा टाउ इंटू डी थीटा। टाउ वैल्यू कितनी होती है? पी साइन थीटा, बस साइन टाउ इंटीग्रेट करेंगे, माइनस कॉस आ जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे, दिस वन। अब यहां शुरू होता है असली कहानी, स्टोरी बिहाइंड दिस टॉपिक। क्या है स्टोरी? इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग, और बस खत्म होने वाला है टॉपिक। डब्ल्यू हमारा हो गया था पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अब मैं जूम कर ले रहे हैं कि स्टार्टिंग में जो थीटा 1 था वो था 90 डिग्री, इस तरह से, मतलब डाइपोल इस तरह से था, इस तरह से स्टार्टिंग में।
और इसके बाद कुछ एंगल थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा मान लिया, जिम कर लिया मैंने। सो व्हाट अबाउट डब्ल्यू इज इक्वल टू, डब्ल्यू हो जाएगा पीई कॉस 90 डिग्री माइनस कॉस थीटा। क्या बना, डब्ल्यू इज इक्वल टू आ गया माइनस पीई कॉस थीटा। दिस इज द फॉर्मूला। फिर समझ लीजिए कि टाउ जो होता है वो होता है पीई कॉस थीटा और W होता है माइनस पी साइन, सॉरी पी साइन थीटा। टाउ होता है पी साइन थीटा और W होता है माइनस पी कॉस थीटा। ये हो गया फॉर्मूला। हम निकालेंगे इस पे कुछ केसेज, स्पेशल केसेस। सो बस फटाफट जल्दी से करते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। स्पेशल केसेस निकालते हैं। देखिए हमने निकाला W इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा। 3 केस निकालते हैं। पहले केस में, केस नंबर 1, हम थीटा लेते हैं 0 डिग्री। 0 मतलब कितना हो गया, 0 मतलब हो गया पैरेलल। इस तरह से डाइपोल को हमने ऐसे लेटा दिया, प्लस प्लस की तरफ, माइनस माइनस की तरफ, तो इसे बोलते हैं पैरेलल। इस केस में जब हम 0 रखेंगे यहां पर तो कितना आएगा, W आ जाएगा माइनस पीई कॉस 0 डिग्री, वैल्यू होती है 1, तो W हो जाएगा माइनस पी। ये हो गया हमारा सबसे कम वर्क। वर्क को ही बोलते हैं एनर्जी। सो हम मान लेते हैं यहां पर U इज इक्वल टू माइनस पीई, वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो फॉर्मूला हो गया यहां पर एनर्जी का U इज इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा। हम लोग निकाल रहे थे एनर्जी, तो एनर्जी इज वर्क, वर्क इज एनर्जी। देखिए दिस इज कॉल्ड मिनिमम एनर्जी। और जब किसी सिस्टम के पास मिनिमम एनर्जी होती है उसे कहते हैं स्टेबल। जब आपके पास एनर्जी सबसे मिनिमम होगी, मतलब आप परेशान नहीं होंगे, उस समय आप स्टेबल होंगे। और जब आपको बहुत गुस्सा आ रही होगी, एनर्जी ज़्यादा होगी, तो आप अनस्टेबल होंगे। इसका मतलब ये हो गया स्टेबल। इसे बोलते हैं हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब या स्टेबल एनर्जी बोल सकते हैं, स्टेबल कंडीशन बोल सकते हैं। तो हम लिखते हैं स्टेबल कंडीशन, सबसे अच्छा स्टेबल कंडीशन। मिटाता हूँ मिलाएंगे, या फिर ऐसे कर देते हैं, कॉल्ड स्टेबल कंडीशन। ओहो, दिस इज कॉल्ड स्टेबल कंडीशन। ठीक है, अब मैं सेकंड केस में लिया है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और जैसे ही लेंगे वैसे W कितना आ जाएगा, W आ जाएगा 0, मतलब इस समय U कितना आ जाएगा, 0। सो इज कॉल्ड जीरो एनर्जी। इस समय एनर्जी कितनी है, 0 एनर्जी है, 0 एनर्जी। हम बात करेंगे थर्ड केस में, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब एंटी पैरेलल। उसमें U कितना हो जाएगा, प्लस P। इट इज कॉल्ड मैक्सिमम एनर्जी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सो हम कहेंगे अनस्टेबल पोजीशन। तो आप समझ लीजिए एक बार फिर से, जब हम डाइपोल को पैरेलल रखेंगे, पैरेलल प्लस प्लस की तरफ, माइनस माइनस की तरफ, तो इस समय एनर्जी सबसे कम होगी और उस समय डाइपोल स्टेबल होगा। जब हम डाइपोल को रखेंगे परपेंडिकुलर तो एनर्जी 0 होगी और डाइपोल बोला जाएगा 0 एनर्जी में है इस समय। और जब डाइपोल को लिखेंगे एंटी पैरेलल, यानी प्लस माइनस की तरफ, माइनस प्लस की तरफ, तो उस समय डाइपोल सबसे मैक्सिमम एनर्जी पे होगा, मतलब डाइपोल के अंदर एनर्जी सबसे मैक्सिमम होगी। और इस केस में हम बोलेंगे कि डाइपोल इस समय अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, मतलब अनस्टेबल कंडीशन में है। तो आज का रिवीजन ये था। हमने पढ़ा पोटेंशियल डिफरेंस, फिर पढ़ा पोटेंशियल, उसके बाद पढ़ा डाइपोल की वजह से एक्सियल पे कितना होता है पोटेंशियल, इक्वेटर पे कितना होता है पोटेंशियल। एक्सियल पे होता है P/R², इक्वेटर पे होता है 0। उसके बाद हमने पढ़ा EPS की 4 प्रॉपर्टी, EPS ड्रॉ करना हमने सीखा। और फाइनल पढ़ा हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल व्हेन केप्ट एट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम अपने डाइपोल को किसी दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं तो कितना लगता है, कितना आता है, इसके अंदर एनर्जी कितनी स्टोर होती है। तो यहां पर ये हमारा टॉपिक खत्म होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो हम लास्ट में यही कहना चाहेंगे आपसे कि अगर फिर भी कभी भी किसी भी समय किसी भी पॉइंट पर अगर आप कुछ भी समझ ना आ रहा हो, कोई भी हल, किसी भी डाउट हो, आप कमेंट में उस डाउट को लिखिए, उस सेकंड के फ्रेम को स्क्रीनशॉट करके भेज दीजिए, या फिर उस टाइम को, यानी 10 मिनट 4 सेकंड पे कोई चीज़ आपको ना समझ में आई हो उसको आप पॉइंट करके भेजिए। मैं आपके हर प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, हर बच्चे की हर प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, बिकॉज दिस होल स्टडी इज एब्सोल्युटली फ्री फॉर
ऑल ऑफ यू। मतलब ये पूरी स्टडी जो हम बता रहे हैं आपको, 12th का पूरा सिलेबस इन स्मार्ट एंड इंटरेक्टिव तरीके से, ये आपके लिए पूरी तरह से फ्री है। बहुत से लोग इसके लिए बहुत बड़ा अमाउंट चार्ज करते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ना तो चाहते हैं, उनके पास फीस नहीं है, वो कैसे पढ़ेंगे, कंडीशन भी अच्छी नहीं है। तो इस केस में मैंने सोचा कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए आप लोगों का प्यार और आप लोगों का साथ। यही आप लोग का प्यार और आप लोग का साथ मेरे लिए मेरी फीस है। तो बच्चों, आप इस चैनल से जुड़िए, हर एक चीज़ अच्छे से फील कीजिए और कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, और जो भी आप बनना चाहते हैं लाइफ में बनिए। मैं आपके साथ हूं विथ फुल गाइडेंस एंड विथ फुल सपोर्ट, एब्सोल्युटली फ्री। बदले में सिर्फ मुझे आपका प्यार और आपका सपोर्ट चाहिए। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही।